हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर आप बीएससी 6 सेमेस्टर बॉटनी पेपर सेकंड देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्जाम पेपर में आएंगे। पेपर सेकेंड का नाम है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है और करने आपको 75 है। सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ता हूं मैं बिना किसी रुकावट के। क्वेश्चन फर्स्ट है हेलोफाइटस क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फटाफट तेजी से राइट ऑप्शन बता दो, हेलोफाइटस क्या है। बी पे आप टिक लगा दो, खारे पानी में उगने वाले पौधे। जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लो, जिनको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। MJPRU वालों का पेपर आने वाला है बेटा, इस क्वेश्चन पेपर को देख के जाना। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन पेपर से मिलने वाले हैं और क्वेश्चन पेपर मुझे जहां भी मिले भेज देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एपीफाइटस को क्या कहा जाता है। बी पे आप टिक लगा दो, एयर प्लांट्स, ठीक है। एपीफाइटस को क्या कहा जाता है, एयर प्लांट्स कहा जाता है। इसमें कोई सोचने समझने का काम नहीं है यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एपीफाइटस आमतौर पर पाई जाती है, एपीफाइटस आमतौर पर पाई जाती है। बी पे आप टिक लगा दो, वर्षा वन में, ठीक है। चलिए अभी कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन पे टिक लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे 10-12 क्वेश्चन के बाद किसी क्वेश्चन पे टिक नहीं मिलेगा आपको। परजीवी पौधे पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, यानी कि पैरासाइटिक ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम, यानी कि परजीवी पौधे पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। बहुत सिंपल सा पेपर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 रुपये के इजी से बीजी। सी पे टिक लगा दो, होस्ट पौधे से, है ना, होस्ट पौधे से। अगर आपसे कहा जाए कि यार मच्छर अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, आप बोलोगे यार मनुष्य से, जितने भी जीवित जीव होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं ना, तो होस्ट पौधे से। राइट ऑप्शन पे टिक लगा दो। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण परजीवी है। तो पूर्ण परजीवी कौन सा होता है। ये नाम सुना आपने, कसकुटा। ये वाला नाम तो बड़ा दमदार है, कसकुटा। तो कसकुटा जो है ना, ये पूर्ण परजीवी होता है, पूर्ण पैरासाइट होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पैरासाइट क्या होता है ये मैंने बता दिया। मच्छर क्या है, एक पैरासाइट है जो दूसरे पे डिपेंड होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मृदा निर्माण का प्रमुख स्रोत क्या है। मृदा निर्माण का प्रमुख स्रोत क्या है, तो ये देख रहे हो मूल चट्टान। मूल चट्टान मुझे पता है, जल आपका राइट ऑप्शन होगा या पौधे आपका राइट ऑप्शन होगा। सी पे टिक लगाओ, मूल चट्टान इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ। बड़े सिंपल से बड़े इजी क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। अब मज़ा आने वाला आज के लेक्चर में। चट्टानों को छोटे कणों में तोड़कर मिट्टी बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। आराम से तोड़ तोड़ के मिट्टी बना दो। अरे यार ये भी कोई सोचने वाली बात है। पहाड़ों पर जब जाओगे तो मिट्टी ज़्यादातर देखते हो आप, देखते हो नहीं देखते हो। कभी नैनीताल गए हो घूमने के लिए, जाना, मज़ा आएगा घूमने में। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन से जीव मृदा निर्माण में भूमिका निभाते हैं। केंचुआ। केंचुआ पकड़ो, जो वो आता है ना कांटा मछली को मारने वाला, उस पर चढ़ाओ और डाल दो, ले मछली दे मछली। तो यहाँ पे ए पे टिक लगा दो, केंचुआ और बैक्टीरिया इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। GIS सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है। कौन बताएगा इसका राइट ऑप्शन। अरे यार पेपर आने वाला है और इन क्वेश्चन का ऑप्शन आपको नहीं पता। अरे यार क्या क्या करते हो तुम लोग, क्या पढ़ा है अब तक। डी पे टिक लगाओ, स्थानिक डेटा विश्लेषण और मानचित्रण। बहुत ही सिंपल सा पेपर है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, 2 रुपये के इजी से भी इजी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है। अरे यार ये जो डी नंबर देख लो ना, चल डी नंबर दिखाई दे रहा। गंगा नदी के किनारे बुनियादी ढांचे को विकसित करना। लगा दो बेझिझक, डी पे टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मिट्टी के क्षरण का मुख्य कारण क्या है। अरे यार मिट्टी के क्षरण का मुख्य कारण क्या है। जहां भी राइट ऑप्शन आपको मिल जाए उपरोक्त सभी, तो आप बोलोगे सर यही राइट ऑप्शन है, और वही राइट ऑप्शन होता भी है, ठीक है। या वनस्पति वृक्ष विनाश, अधिक चारगाह उर्वरों का उपयोग, ऑल ऑफ द एबव 11 का डी पे आप टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन। वे झिझक यार, बिना सोचे समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखो। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण टिलेज प्रथा है। टिलेज
यानी कि प्रैक्टिस, टिलेज प्रथा है, कम टिलेज, ओहो, नो टिल फार्मिंग, मल्च टिलेज, या डीपे टिल लगा दो, ओपरुस सभी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। आप बताओ इससे इजी पेपर कहाँ आने वाला है यार आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। देखता हूँ आज बिल्कुल सही सही कौन इसका राइट ऑप्शन बताता है। लाइफ हो तो ऐसी ना यार, लाइफ साइकिल असेसमेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक का नाम क्या है? आप बोलोगे ISO 14040 है ना, ISO 14040 है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 14 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन न टले, ये सूत्र हर क्वेश्चन पेपर में रखा हुआ मिलता है। कार्बन क्रेडिट क्या है, क्या है इस क्वेश्चन में ऐसा? ए पे टिक लगा दो, एक प्रमाण पत्र जो 1 टन CO2 उत्सर्जन में कमी का प्रतिनिधित्व करता है। वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, पारिस्थितिकी के जनक कौन माने जाते हैं? एक ये क्वेश्चन है, हर साल के क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लो आप, दूसरा क्वेश्चन मिलेगा जरूर। अर्नस्ट हेकल इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। देखता हूं कौन कौन बिल्कुल सही राइट ऑप्शन बताएंगे। पारिस्थितिकी का अध्ययन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? जीवों और उनके पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया द्वारा। तो बेटा पेपर भेज देना मुझे, जिस भी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे देख रहे हैं पेपर ज़रूर भेज देना 8077548870, ठीक है, इस पे भेज देना, आप व्हाट्सअप कर देना, ओके। PDF फाइल बना के, या फिर आप PDF फाइल ना भी बनाओगे तो इमेज क्लिक करो, फ्लैश जला के साफ सुथरे बिल्कुल कोने टू कोने मिला के और मुझे भेज देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, पारिस्थितिकी का अध्ययन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? मैंने बता दिया, बी पे टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा सिंपल सा, बड़ा इजी सा। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है? जैविक घटक है जिसमें जान होती है, पौधों पे टिक लगा दो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी सब अजैविक घटक होते हैं ये वाले। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। अबे पूरी पृथ्वी के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या चीज़ है? आप बोलोगे सर सूर्य का प्रकाश। अरे रियल बात है यार, सूर्य का प्रकाश हटा दो दुनिया हट जाएगी, बी पे टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो आप बोलोगे वन पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। तो क्या यही राइट ऑप्शन पे टिक मान लूँ मैं? अरे यार मान लो, मानने वाली क्या बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक की क्या भूमिका है? तो ऊर्जा उत्पादन कभी अपघटक करता नहीं है, मृत जीवों को ये छोड़ता नहीं है, खा खा के तोड़ता है और तोड़ने के बाद मिट्टी में मिला देता है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता दे दनादन बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का प्रकार है? अरे भाई ये जो तुम देख रहे हो ना रेगिस्तान, यही क्या है? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का प्रकार है। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला सागर नदी तालाब क्या क्या है, मैं आ गया हूँ, तेरा इंतजाम क्या क्या, वो है ये रेगिस्तान, सबसे अलग ही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, निम्नलिखित में से कौन एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? झील सबसे अलग है, सबसे अलग है झील। तो यार कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन तो आपको तुरंत बता देंगे कि यार मैं सही हूँ, मुझ पे लगा दो, वो ये वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक वन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है? तो जैविक घटक पेड़, ठोक दो, पेड़ इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों, इनमें से कौन सा जंगल पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? अमेजन वर्षा वन, ए पे टिक लगाओ, अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत बार बहुत से यूनिवर्सिटी के एग्जाम पेपर में पूछा गया। घास भूमि खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? कि घास भूमि खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? शाकाहारी जंतु जो हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ले हिरन, हिरन क्या है? ये बेचारा शाकाहारी है, कोई भी मांसाहारी जंतु मार खा जाता है बेचारे को। निम्नलिखित में से कौन सा कारक घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता? तापमान और वर्षा? नहीं, गलत है बेटे, टिक गलत लगाया। ये सी पे टिक लगाओ, समुद्री धाराएं, ये राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक शारीरिक अनुकूलन का उदाहरण है? ए सी पे टिक लगाओ, आर्कटिक मछलियों में एंटी फ्रीज प्रोटीन का उत्पादन। किसी क्वेश्चन का अगर राइट ऑप्शन आपके माइंड में नहीं मिल रहा, आपको नहीं मिल रहा है,
तो पता क्या करोगे, सबसे बड़ा ऑप्शन ढूंढ लो, सबसे बड़ा ऑप्शन ढूंढ लो, टिक लगा दो, यही राइट ऑप्शन है। कुछ तुक्के मारने के तरीके भी होते हैं यार, अब तुम तो यार पता नहीं क्या करते हो। 28 देखो, हाइड्रोफाइटस क्या होते हैं, हाइड्रोफाइटस, बी पे टिक लगाओ, बिल्कुल सही ऑप्शन लगा हुआ है, जल परिवेश के लिए अनुकूलित पौधे इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, फटाफट तेजी से बता दो, इसमें तो है ही ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक तैरने वाला जलजीवी पौधे हैं, जलकुंभी इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, कौन सा अनुकूलन जलजीवी पौधों को पानी पर तैरने में मदद करता है, एरेन काइमा उतक की उपस्थिति, ये लग रहा है राइट ऑप्शन, अरे यही है, लगा दो मेरे दोस्तों, लगा दो इसी पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारे पास 31, निम्नलिखित में से कौन सा कचरा प्रबंधन तरीका सबसे अधिक पर्यावरण अनुकूल है, रिसाइकलिंग, सी पे आप टिक लगा दो, सबसे ज़्यादा यूजफुल है। चलिए 32 देखो बेटे जरा, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पारिस्थितिकीय कारक है, जैविक आ गया ना, तो सूक्ष्म जीव इज अ राइट ऑप्शन, बाकी सब छोड़ दो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 33, ले भैया, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु कारक का उदाहरण है, जो वायु होती है ना, वायु मतलब हवा, मैं हवा हूँ, मैं फिजा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु कारक का उदाहरण है, हवा इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक की क्या भूमिका, अपघटक जो होते हैं वो मृत जीवों को विघटित करके पोषक तत्वों का रिसाइकलिंग करते हैं, मृत पौधे हो या मृत जीव हो उनका अपघटन करके, ठीक है, रिसाइकलिंग करते हैं, पोषक तत्वों का रिसाइकलिंग करते हैं। तो 35 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से मिट्टी का मुख्य घटक कौन सा है, जैविक पदार्थ जो होते हैं वो मिट्टी के मुख्य घटक होते हैं। अब समझ में बात आई, अरे ऐसी बात समझ में आ जाती है क्योंकि यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपकी तरह कोई नहीं। तो इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन अपने माइंड में ले आओ कि यार ये वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए। मैं नहीं बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन को, मृदा का कितने प्रतिशत भाग खनिज कणों से बना होता है, मृदा का कितने प्रतिशत भाग खनिज कणों से बना होता है, आप बोलोगे 45% भाग खनिज, ठीक है, कणों से मिलकर बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 37, कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पानी रोक सकती है, मैं सोच रहा है कि कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पानी फेंक सकती है, चिकनी मिट्टी, हर चिकनी चीज़ अच्छी नहीं होती। 38 देख लेते हैं, मृदा प्रोफाइल क्या है, मृदा प्रोफाइल क्या है, सतह से आधारशिला तक मिट्टी की परतें, सतह से आधारशिला तक मिट्टी की परतें, राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं मेरे दोस्तों, कौन सा क्षैतिज जैविक पदार्थों से भरपूर होता है, ये क्षैतिज जो है ना वो जैविक पदार्थों से भरपूर होता है, भर भर के जैविक पदार्थ होते हैं उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर उसका राइट ऑप्शन दिमाग में लाओ। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव आमतौर पर मिट्टी में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, कवक भी पाए जाते हैं, प्रोटोजोआ भी पाए जाते हैं, तो यार डी ऑप्शन टिक लगा क्यों नहीं देते हो, डी पे लगा दो उपयुक्त सभी। मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन क्या है, ऊपरी मिट्टी का कटाव, ठोक दो बी पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 42, बहुत छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन का प्राकृतिक कारण क्या है, आप बोलोगे भारी वर्षा और हवा, भारी वर्षा और हवा, ठीक है। चलिए 43 देखते हैं, मृदा अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, समोच्च जुताई, समोच्च जुताई इज अ राइट ऑप्शन। वैसे पेड़ों को लगाना भी यार, पेड़ों की कटाई नहीं है, लेकिन पेड़ों को लगाना भी मृदा अपरदन को रोकने का बहुत बड़ा अच्छा जरिया है। जहाँ से मिट्टी खिसक रही हो पेड़ लगा दो, पेड़ उग गए तो सिंपल सी बात है मृदा अपरदन रुक जाएगा, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है। चलिए 44 देखते हैं, खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या है भाई, यार जीवों की एक अनुक्रमिक श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है, ये वही तो है कि घास ने खाया घास को खाया, कीट ने कीट को खाया, मेढक ने मेढक को खाया, सांप ने ले सांप को खाया, चील ने, उड़ गई, खत्म, कहानी गई। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45, प्राथमिक उपभोक्ता किस प्रकार का जीव होता है, सर आप बोलोगे शाकाहारी जीव जितने भी होते हैं सब प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। 46 नंबर दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण है, सूर्य की ऊर्जा घास के पास गई, घास ने खरगोश को ऊर्जा दी, खरगोश को मार गई लोमड़ी, हो गया काम खत्म, कहानी ए पे टिक लगा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47, AK47, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, क्या
ओ पुरुष सभी पे टिक लगा दूं, लगा दो, मिल गया, लगा दो। 47 का डी नंबर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अरे यार यही है, मैं क्या सोचूं मैं। 48 देखो, कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड हमेशा सीधा होता है? आप बोलोगे ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ले सी पे टिक लगा दो। चलिए 49 देखते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड में ऊर्जा प्रवाह की इकाई क्या होती है? जूल अथवा किलो कैलोरी, जूल अथवा किलो कैलोरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, जैव विविधता शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? जैव विविधता शब्द वाल्टर रोजन इज अ राइट ऑप्शन, वाल्टर रोजन ने दिया था सबसे पहले। चलिए 51 देखते हैं, भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? आप बोलोगे सर 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र, 10 है या 12? हाँ 10 ही तो होते हैं, पहले तो 10 ही थे, अब भी 10 ही हैं, अब कौन से बदल गए? 52 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का जैव भौगोलिक क्षेत्र नहीं है? हिमालय क्षेत्र का नाम सुना? अरे हिमालय नहीं है, इसमें नहीं, हिमालय क्षेत्र तो है ही नहीं, क्षेत्र लगा हुआ नहीं है हिमालय। अंटार्कटिका इज द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन भारत का जैव भौगोलिक क्षेत्र नहीं है? हिमालय भी है, इंडो गंगा मैदान भी है, थार मरुस्थल भी है, लेकिन अंटार्कटिका ये भारत का जैव भौगोलिक क्षेत्र फल नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाने वाली वनस्पति किस प्रकार की है? पर्णपाती वन। उत्तर प्रदेश में पर्णपाती वन जो होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब पर्णपाती वन में कौन सा पेड़ ज़्यादा होता है? सगुन का पेड़ ज़्यादा होता है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ उत्तर प्रदेश के पर्णपाती वनों में आमतौर पर पाया जाता है? देखो फिर से अगेन क्वेश्चन पूछ लिया, सगोन पे टिक लगा दो, ठीक है। सगोन इज ए राइट ऑफ, चीड़ मत लगाना, चीड़ उत्तराखंड पहाड़ों के एरिया में पाए जाते हैं, कभी चीड़ पे ठोक दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55, रेगिस्तान में किस प्रकार के पौधे उगते हैं? बहुत ही लंबे लंबे, बहुत ही चौड़े चौड़े पौधे उगते हैं, इतने इतने बड़े भुंटों के पेड़ उगते हैं कि आदमी के बराबर भुंटा होता है। अरे ना यार, रेगिस्तान में किस प्रकार के पौधे उगते हैं? जेरोफाइट्स पे टिक लगा दो, ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 56, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या? वाहन, वाहन के जरिए सबसे बड़ा वायु प्रदूषण का कारण वाहन है, ठीक है, बी पे टिक लगा दो। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं, तेज आवाज़ से कौन सा प्रदूषण होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। ये तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप भी सोच रहे होगे यार सर क्या करवा रहे हो ये, अबे आपके पेपर भी ऐसे ही आने वाला, आपका पेपर भी ऐसे आने वाला, 20 से 20 to 30 क्वेश्चन आपके इसी क्वेश्चन पेपर से मिलने वाले, और ज़्यादा मिल जाए कोई भरोसा नहीं है। चलिए 58 देख लेते हैं, 58 देख लेते हैं, पानी में कचरा फेंकने से कौन सा प्रदूषण होता है? आप बोलोगे जल प्रदूषण होता है, अरे पानी में कचरा फेंकने से कौन सा प्रदूषण होता है? जल प्रदूषण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? आप बोलोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। चलिए 60 देख लेते हैं, पेड़ काटने से कौन सा प्रदूषण होता है? पेड़ काटोगे आपको जो है कार्बन, पेड़ कट जाएंगे तो सिंपल सी बात है ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, यहाँ पे टिक लगा दो, वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। चलिए 61 देखते हैं, कचरा प्रबंधन क्या है? कचरा प्रबंधन क्या है? बी पे टिक लगाओ, कचरे का सही प्रबंधन। बेटे कचरे का जलाना नहीं है, इसमें सी पे टिक लगाओ, कचरे का जलाना नहीं है, कचरे को जलाओगे मारे जाओगे, खांसी हो जाएगी, खांसते ना रुकोगे। कचरे का सही प्रबंधन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 62, बायोडिग्रेडेबल कचरा क्या है? तो भोजन का कचरा जो है ना वो बायोडिग्रेडेबल कचरा होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, रीयूज़ का क्या मतलब है? रीयूज़ मतलब पुनः उपयोग करें, फिर से उपयोग, है ना। चलो ये लिखा हुआ भी होता है बहुत जगह। ई कचरा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कचरा, सी पे टिक लगा दो। चलिए 65 देखते हैं, कौन सा कचरा बड़ा शानदार है, ज़बरदस्त है? नहीं, कौन सा कचरा पुनर्चक्रित किया जा सकता है? इनमें से सभी, प्लास्टिक भी, कांच भी और कागज़ भी, ये पुनः रिसाइकलिंग यानी कि रिसाइकलिंग किया जा सकता है, ऐसा मान के चलो। 66 देखते हैं, जैव अपघटनशील कचरे के लिए कौन सा रंग डस्टबिन प्रयोग किया जाता है? किस रंग का डस्टबिन प्रयोग किया जाता है? हरे रंग का डस्टबिन जैव कचरे के लिए यानी कि जैविक कचरे के लिए यूज़ किया जाता है, हरे रंग का। इसमें पीला लग गया, हरे पे टिक लगाओ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 67, यमुना काल योजना कब शुरू की गई थी? सन 1993 में यमुना काल योजना शुरू की गई थी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68, यमुना कार्य योजना, अरे यार यमुना कार्य योजना है, कहीं यमुना काल योजना है, अब कहीं ढंग से लिख देते ना, यानी कि यमुना एक्शन प्लान, तो कार्य योजना है, यमुना कार्य योजना है। यमुना एक्शन प्लान जो है वो किस देश ने वित्तीय सहायता प्रदान की? तो वो करी थी जापान ने, ठीक है। जापान इज़ अ राइट ऑप्शन, अमेरिका मत लगाना, जापान। चलिए 69 देख लेते हैं, यमुना प्रदूषण से, क्वेश्चन पे जरा ध्यान देना बेटा, यमुना प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित शहर कौन से हैं? जल्दी बताओ बेटा,
यमुना प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित, ठीक है, सबसे अधिक प्रभावित शहर कौन सा है? दिल्ली। अरे यार दिल्ली इज़ ए राइट ऑप्शन, ठोक दो सी पे टिक, दिल्ली इज़ ए राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17। इन सीटू, ये तो पेपर में हर साल रखे हुए मिलते हैं, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू यानी कि संकटग्रस्त प्रजातियों को उनके स्थान पर रखकर, उनके प्राकृतिक स्थान पर रखकर संरक्षण करना। एक्स सीटू उनके प्राकृतिक स्थान से हटाकर दूसरे स्थानों पर उनका संरक्षण करना। तो यहाँ पे बी पे टिक लगा दो। इन सीटू संरक्षण क्या है? प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना, ठीक है। चलो, भारत में कितने फ्लोरोस्टिक जोन हैं? कितने फ्लोरोस्टिक जोन है? डी पे टिक लगा दो। 71 का डी नंबर इज़ ए राइट, मेरे ख्याल से होना चाहिए 71 का डी नंबर। अच्छा बताओ क्या लग रहा है, 71 का डी नंबर होगा नहीं होगा? हाँ यार ये तो सर आपने को सही बताया, 71 का डी नंबर है। चलिए सी पे आपने टिक लगा दिया। अरे यार 8 होता है। भारत में कितने फ्लोरोस्टिक जोन है? सी पे टिक लगाओ, 8 होता है, 8 है ना, 8 ही तो होता है, ये 10 होता है, 8 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, कौन सा फ्लोरोस्टिक जोन अल्पाइन वनस्पति के लिए जाना जाता है? हिमालय क्षेत्र जो होता है वो अल्पाइन वनस्पति के लिए जाना जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण ऑडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? अरे यही है, बी पे टिक लगाओ, पर्यावरण अनुपालन का मूल्यांकन करना। कितने सिंपल से क्वेश्चन है यार इस क्वेश्चन पेपर में। अगर आपका पेपर भी ऐसा आ जाए ना तो धुआं निकाल के आना बढ़िया करके, धुआं कर देना पेपर का, धुआं। चलिए 74 देख लेते हैं। भारत में पर्यावरणीय लेखा परीक्षा किस अधिनियम के तहत की जाती है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत की जाती है। 2 क्वेश्चन लिए गए हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन अभी आ गए। चलिए 75 क्वेश्चन पढ़ने में देर मत लगाओ, सीधे क्वेश्चन पढ़ो यार। भारत में पर्यावरणीय लेखा परीक्षा के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? आप बोलोगे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी कि CPCA इंग्लिश में पढ़ सकते हो, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। चलिए 76 देख लेते हैं। भारत में पर्यावरणीय मानकों को नियंत्रित करने वाला कानून कौन सा? देखो फिर से वही आ गया, बी पे टिक लगा दो, पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम 1986। ये क्वेश्चन घुमाने के लिए दे रखा, क्योंकि अधिकांश बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि जब इससे पहले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन बी है, यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, तो इसका कोई दूसरा होगा। तो खास तौर पे ऐसे क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए दे रखे होते हैं, पर आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बॉटनिकल गार्डन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है, ये पौधों की प्रजातियों का संरक्षण इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है? भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता, ये सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 79 देखते हैं। दुनिया का प्रथम बॉटनिकल गार्डन किस देश में स्थापित किया गया? इटली में, ए पे टिक लगा दो, राइट ऑप्शन है बिल्कुल, किया गया था। 80 देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है? संरक्षण किसका? वन्य जीव और प्रकृति का संरक्षण, पर आजकल ये संरक्षण करने वाले ही उजाड़ दे रहे हैं प्रकृति को, सही बता रहा हूँ मैं। 81 देख लेते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट पार्क, रामनगर उत्तराखंड में। ज़्यादा दूर नहीं है हमारे यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग पड़ेगा 35 किलोमीटर बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 82। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? भाई काजीरंगा जो है ना वो असम में स्थित है, ठीक है। कहाँ का क्वेश्चन पूछा। 83 देखते हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। 83 का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दो, बेझिझक, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। दुनिया का सबसे बड़ा सीड बैंक कहाँ स्थित है? दुनिया का सबसे बड़ा सीड बैंक कहाँ स्थित है? अब संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम सुन के लगता है यहाँ होगा, पर है नहीं। नॉर्वे इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है, नॉर्वे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। जीन बैंक किस प्रकार की सामग्री संग्रहित की जाती है? जीन बैंक में किस प्रकार की सामग्री संग्रहित की जाती है? DNA, बीज ऊतक और प्रजनन कोशिकाएं, है ना। DNA, बीज ऊतक और प्रजनन कोशिकाएं, ये संग्रहित मतलब कलेक्ट की जाती हैं, इकट्ठी की जाती हैं, स्टोर की जाती हैं। 86 देखो, दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा धुंधला है पर दिखाई जरूर दे जाएगा। भारत में पौधों के संरक्षण के लिए जीन बैंक का प्रबंधन कौन सा संगठन करता है? भारतीय कृषि अनुसंधान इज द राइट ऑप्शन, यही करता है यार, ICAR। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। XC2 संरक्षण विधि क्या है? बाहर, यानी कि संकटग्रस्त प्रजाति का उनके मूल स्थान से बाहर रखकर उनका संरक्षण करना। तो ए पे टिक लगा दो। ये ए नंबर नहीं है। प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षित करना, है ना, ये होता है XC2।
ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बी पे टिक लगा दिया आप लोगों ने। 88 देखते हैं। पर्यावरण नैतिकता का मुख्य रूप से किसमें संबंधित है? पर्यावरण नैतिकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? वह है मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंध से। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग तो देख ही रहे हो क्योंकि आपका पेपर है, आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी। एक पारिस्थितिक नीच क्या है, अच्छे से मेहनत कर लो, क्योंकि ये जो थर्ड ईयर होता है या ये 6th सेमेस्टर होता है, ये परसेंटेज ईयर होता है और यहाँ से आपकी परसेंटेज बनेगी बढ़िया वाली। एक पारिस्थितिक नीच क्या है? एक नीच जो है ना, सबसे बड़ा ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है? बी नंबर, किसी पारिस्थितिक तंत्र में जीव की भूमिका और स्थिति। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, बहुत सिंपल सा। पारिस्थितिक नीच की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? वो की थी जोसेफ ग्रेनल। इज अ राइट ऑप्शन, यही है राइट, 90 का राइट ऑप्शन यही है यार, ए पे टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पारिस्थितिक संकेतांक क्या है? पारिस्थितिक संकेतक क्या होते हैं? ए पे टिक लगाओ। वे जीव जो पर्यावरणीय परिस्थितियों को इंगित करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 92। निम्नलिखित में से 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक संकेतक का उदाहरण है? ए पे टिक लगा दो। वायु प्रदूषण को इंगित करने वाला लाइकेन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 93। लाइकेन मुख्य रूप से किस प्रकार के प्रदूषण को इंगित करते हैं? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? तो 93 का जो राइट ऑप्शन है वो है सी पे आप टिक लगा दें, वायु प्रदूषण। आप सोच रहे होगे यार ये वायु प्रदूषण कैसे करते हैं, इनको तो मृदा प्रदूषण करना चाहिए है। 94 देखो जरा। अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सबसे ज़्यादा तो सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार होती है, लेकिन ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बीच बीच में उंगली करता रहता। 95 देखो जरा। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? या अम्ल वर्षा का पीएच स्तर कितना होता है? 5.6 या इससे भी कम होता है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 96। अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके लिए हानिकारक है? पौधों के लिए, जलीय जीवन के लिए, इमारतों और स्मारकों के लिए। डी पे टिक लगा दो। अपरुष सभी के लिए हानिकारक होती है, किसी को ना छोड़ती है। 97 देखो। भारत में कौन सा प्रसिद्ध स्मारक अम्ल वर्षा से प्रभावित हुआ है? ताजमहल जो है वो अम्लीय वर्षा से क्या हुआ? प्रभावित हुआ। धीरे धीरे ताजमहल की चमक फीकी पड़ती जा रही है। चलिए 98 देखते हैं। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? O3। डी पे आप टिक लगा दो। चलिए 99 क्वेश्चन फटाफट तेजी से बता दो कि ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो कौन सी गैस जिम्मेदार है? आप बोलोगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो गैस है ना CFC, यही जिम्मेदार है। 100 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक GIS सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ GIS सॉफ्टवेयर? ARCGIC इज़ ए राइट ऑप्शन। 100 का बी पे आप टिक लगा दो, यही क्या इसका राइट ऑप्शन है। तो टोटल हमने इस लेक्चर में 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और इन 100 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम पेपर में बहुत से क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत से क्वेश्चन, समझ गए नहीं? तो इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना, क्योंकि यार आपको पता है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंस सकते हैं, तो क्यों छोड़ें ऐसे क्वेश्चन को। चलिए अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।